अस्सलाम वालेकुम। हफ्सा, आप मुझे सुन सकती हैं? जी। अच्छा, 1 मिनट। ठीक है, आवाज़ मेरी क्लियर है आपको? जी, क्लियर आ रही है। 2 मिनट। हम जो है आज आपका, अच्छा आप मुझे ये बताइए आप कौन से बोर्ड से हैं? मैंने पहले ओ लेवल किया था और फिर इंटर। इंटर की है सिंध बोर्ड से या फेडरल बोर्ड से? सिंध बोर्ड। सिंध बोर्ड से ही किया है। कराची के रेसिडेंट हैं? जी। सही। अच्छा बेटा, आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री स्टडी करेंगे, ठीक है? और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री हम एमकेट के लिहाज से स्टडी करने वाले हैं, ठीक है? यानी कि हम जो स्टडी करेंगे उसको हम इस तरह से लेके चलने वाले हैं कि हमारे एमसीक्यू बेस्ड या बीसीक्यू बेस्ड यानी बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस जिस तरह से आते हैं हमारे एग्जाम में, हम उनको सॉल्व करने के काबिल बन सकें, ठीक है? आई विल बी गिविंग यू सम टास्क्स, ठीक है, लेटर ऑन। आज नहीं दे रही कोई टास्क, लेकिन इंशाल्लाह आगे मैं दूंगी, आपको टास्क भी दूंगी। और जो है आपको हम इसके जो पास्ट पेपर्स हैं हम उनको भी जो है देखेंगे कि उनको किस तरह से सॉल्व करना है, हमारे पास पहले किस किस्म के क्वेश्चंस आते थे और अब जो है हमारे पास किस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है? मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 सालों में स्पेशली, ठीक है, हमारी जो फिजिक्स केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, ठीक है, बायोलॉजी का आपको मालूम होगा कि जो वेटेज है वो काफी इंक्रीज कर दिया गया है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, एमकेट में, ठीक है? लाइक 200 एमसीक्यूज अगर हैं तो जो है उनमें से मेजर पार्ट जो है वो बायोलॉजी का है और उसके बाद सेकंड मेजर जो है वो केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स का है, ठीक है? और इसमें बच्चे जो हैं फिजिक्स के लिए काफी जो है परेशान घूम रहे होते हैं कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कर लें किसी तरह। उसकी परेशानी में वो जो है बायोलॉजी को सबसे ज्यादा निगलेक्ट करते हैं और उसके बाद केमिस्ट्री को निगलेक्ट करते हैं, ठीक है? और फंसते फिर इन्हीं सब्जेक्ट्स में, ठीक है? जबकि एमकेट बहुत आपके पास जो है गोल्डन चांस होता है कि आप इसकी स्टडी करें, ठीक है, और एमकेट में अच्छा स्कोर कर सकें और अगर आपकी इंटर की कोई परसेंटेज कहीं पे लो है तब भी आप उसको ओवरकम कर सकें, ठीक है? तो आज जो है हम स्टडी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के हवाले से। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में मैं ज़्यादातर जो है स्टिक करूंगी क्योंकि ज़ाहिर है आपने सिंध बोर्ड से किया और आई गेस आपका डोमिसाइल वगैरह भी सब सिंध का ही है, तो आपने सिंध की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए जाना है, ठीक है? लेकिन जो है हमें कुछ चीज़ें जो है हम जहाँ पे इम्पोर्टेंट समझेंगे तो हम उसको टच करेंगे फ्रॉम फेडरल बोर्ड भी, ठीक है? और चूंकि पिछले 2 साल से थ्योरी ज़्यादा आ रही है बेटा पेपर में, ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है? और इसके लिए 2 काम आपको लाजमी करने हैं, ठीक है? एक आपको बुक रीडिंग करनी है जो आपको खुद करनी होगी डेफिनेटली, लेकिन मैं आपको इस तरह से पढ़ाने की कोशिश करूंगी कि आप बुक जब खोलें तो आपको मुश्किल नहीं हो, ठीक है? किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं हो, ठीक है? और सेकेंडली जो जो चीज आपकी बुक में गिवन है बेटा, ठीक है, वो सब कुछ आपको आना चाहिए, हर कॉन्सेप्ट आपके जहन में क्लियर होना चाहिए और हर जो सिनेरियो है, हर कॉन्सेप्ट है और हर लाइन भी आपको याद होनी चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं करनी है, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तो करनी ही करनी है, मतलब वो तो बेसिक बात है, ठीक है, लेकिन आपको अपनी लर्निंग भी अच्छी करनी है और वो लर्निंग सिर्फ तब अच्छी हो सकती है जब आप अपनी बुक रीडिंग करें, ठीक है? जो आपके पास बुक है, बायोलॉजी की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे फिजिक्स की हो, ठीक है, इन सबकी थ्योरी की आपको रीडिंग करनी होगी। आपको पता है 2018 का पेपर जो है एमकेट का, क्योंकि अब सिंगल टेस्ट होता है, ठीक है, 2 साल से, तो तब क्या हुआ है कि 2018 के पेपर में फिजिक्स का बमुश्किल 1 या 2 न्यूमेरिकल्स आए हैं या शायद एक भी नहीं आया था, कुछ इस तरह से था। लाइक मेजर पार्ट अब थ्योरी को दिया जा रहा है,
ठीक है। और थ्योरी आप सिर्फ तब कर सकते हैं फिजिक्स की जब आपने बुक रीडिंग की हो। सेम गोज फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक भी रीड करनी है, इनऑर्गेनिक भी रीड करनी है सेकंड ईयर की, और फर्स्ट ईयर की जो है आपको ये जो पूरी आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री है वो भी आपको रीड भी करनी है, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, आपने रीडिंग नहीं की, आपको रीड भी करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड करने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बिल्डिंग होगा, ठीक है। ऐसा कई दफा होता है, आपको पता होगा बायोलॉजी का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, ठीक है। एमसीक्यू जो है 2018 के पेपर में क्वेश्चन किया गया था कि जो है मैं बायोलॉजी के सिर्फ एग्जाम्पल देके बता रही हूँ कि किस किस्म के लेम क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, ठीक है। सवाल किया गया था कि डैश इज द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ऑप्शंस में जो है दे दिया गया था प्रोकैरियोट, प्रोटोक्टेस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। आप गेस करें कि आप क्या रिप्लाई करेंगी। डैश इज द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ऑर्गेनिजम्स और या डैश इज द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस किंगडम, ठीक है। तो इसमें क्या रिप्लाई करोगी? कॉन्स्पिक्यूअस किंगडम। हाँ, सबसे ज्यादा कॉन्स्पिक्यूअस ऑर्गेनिजम्स किस किंगडम में होते हैं, ये सवाल आया था, ठीक है। कॉन्स्पिक्यूअस दी ऑप्शन है प्रोकैरियोटा, प्रोटोक्टेस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। जल्दी से गेस करो कि क्या रिप्लाई किया होगा। ज्यादातर बच्चों ने जो रिप्लाई किया था ना वो कर दिया था प्रोटोक्टेस्टा, क्योंकि बच्चे समझे कि कॉन्स्पिक्यूअस के मीनिंग होते हैं कि गड़बड़, मिक्स्ड, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा वैरायटी हो। जैसे प्रोटोक्टेस्टा में ये होता है कि प्लांट लाइक, एनिमल लाइक या फंजाई लाइक प्रोटोक्टेस्टा होते हैं, ठीक है। हालांकि कॉन्स्पिक्यूअस के मीनिंग होते हैं विजिबल, जिसको आप देख सकते हो, सही, ये मीनिंग थे। अब विजिबल वालों को पे अगर आप जाइए तो ऑप्शंस जो है कौन से बनते हैं, प्लांटी और एनिमेलिया, इन्हीं दो को आप बहुत जो है क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है, यही बात है। लेकिन आंसर इसका क्या था, एनिमेलिया। और ये आंसर क्यों था? ये आंसर इसलिए था कि जो है एक तो ये रियलिटी है ही, लेकिन ये लाइन एग्जैक्टली आपकी बुक के चैप्टर नंबर 10 की फर्स्ट लाइन है, सही। ये इसलिए जो है ये आपको इस तरह से आंसर्स आने चाहिए, और ये तभी मुमकिन है जब आपने बुक रीड की हुई हो, ठीक है। आपको अपनी बुक का वर्ड टू वर्ड आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके पेपर में, ठीक है। और वहाँ पे एमकैट में ना आपके एक एक नंबर की अहमियत होती है, ठीक है। तो इसके साथ बिस्मिल्लाह करते हैं। हम आपके अपने जो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनसे लेके हम अपनी ग्रोथ करेंगे, उनको बिल्ड करेंगे और इंशाल्लाह लेके चलेंगे आगे तक, ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो हो सकता है कि बेटा 40 मिनट्स तक हो सके, क्योंकि जूम के साथ जो है ना थोड़ा सा इशू आ रहा है कि 40 मिनट्स की ड्यूरेशन ज़्यादा आप ले नहीं सकते क्लास, ठीक है। वरना मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना मैक्सिमम हो सकेगा ना 1 आवर तक, मेरी पूरी कोशिश है कि 1 आवर तक जाए क्लास, ठीक है, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपका कोर्स जो है ज्यादा से ज्यादा अच्छे से बता सकूं, ठीक है। लेकिन अगर 40 मिनट्स पे किसी वजह से कट हो रहा हो तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। और एक बात मुझे बता दो कि आपसे कनेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप जो है क्या है आपका? जी व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप है तो आप मुझसे कनेक्ट व्हाट्सएप पे हो सकती हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि व्हाट्सएप पे शेयरिंग आपसे ज्यादा इजी रहेगी, ठीक है। लाइक जूम का अगर मैं दे रही हूँ लिंक, मैं जो है एमन से भी डिस्कशन इस पे कर लूंगी, लेकिन ये है कि आई थिंक कि वो ज्यादा कंफर्टेबल रहता है उस हवाले से, am I right? या ठीक है। कौन से कॉलेज से आप? शहीद मिल्लत। शहीद मिल्लत, ऑल राइट, मेरी बहन भी वहीं पे है, सही। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट से, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट मैं जो हूँ आपका सिलेबस ए लेवल से, फेडरल बोर्ड से और सिंध बोर्ड तीनों से मिला के पढ़ाऊंगी, ठीक है। ओके ठीक है। हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट, अभी आपको ये लिस्ट देख के लग रहा होगा कि बहुत मामूली सी बातें हैं तो, अच्छा चलें जल्दी से फिर मुझे बताएं। हमारा जो पहला टॉपिक है हमने रखा है एटम, मुझे जल्दी से बताओ एटम की वो डिफाइन कैसे करोगी? Atom is the smallest non-living particle of any organism. अच्छा,
एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या एलिमेंट, ठीक है। कहना असल में Yeah. जो बात जहन में आई होगी वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन क्या ये बात कंप्लीट है? ठीक है, कोई इसमें एडिशन करना चाह रही हो? एटम से क्या छोटे पार्टिकल्स नहीं होते बेटा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये भी तो नॉन लिविंग है, होते हैं ना। तो फिर हम इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे? ठीक है, देखो एटम, अच्छा आपके पास नोटबुक है, नोटबुक और पेन पेंसिल, ठीक है, ये नोट करना, ठीक है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, दैट इज द ट्रू थिंग, ठीक है, जो आपने कही। लेकिन ये बात कंप्लीट नहीं होती विदाउट सेइंग कि व्हिच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ओके, ठीक है, जब आपने ये बात कही कि which can take part in a chemical reaction, ठीक है, तो ये बात कंप्लीट होती है कि एटम इज सच थिंग, ठीक है। क्योंकि प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, ये अकेले से जाके कोई कॉम्बिनेशन, कोई कंपाउंड नहीं बना सकते, लेकिन एटम इज द थिंग which makes a compound which undergoes a chemical reaction, ठीक है। तो आपकी एटम की डेफिनेशन कब कंप्लीट होती है? जब आप केमिकल रिएक्शन से उसको रिलेट करते हैं, ठीक है। क्लियर है बात? प्लस जी, कुछ ज्यादातर एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं उनके नाम क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ठीक है। कौन सा ग्रुप है ये? 8A ग्रुप, नोबल गैसेस का ग्रुप, ठीक है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, 8, ठीक है। एटम जो है वो फर्दर कंपोज होता है सब एटॉमिक पार्टिकल से, बट दैट कैन नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, एटम के हवाले से सबसे पहले थ्योरी किसने दी थी? एटम के स्ट्रक्चर के हवाले से प्रॉपर जो थ्योरी जिसको कहेंगे, दैट वाज गिवन बाय डाल्टन, ठीक है। जॉन डाल्टन gave the atomic theory, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। जॉन डाल्टन ने और क्या क्या काम किया ये मालूम है आपको? एक उसने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ठीक है, मास कैन नॉट नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। फिर एक उसने दिया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ठीक है। और एक उसने चीज दी थी क्या? उसने दी थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, सही। ये चीजें हैं, ठीक है। हम इसको लेके आगे चलते हैं, ठीक है। एटम के बारे में इतनी बातें हैं, लेकिन ये सारी बातें, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपसे एमसीक्यू में किस तरह से पूछा जा सकता है? डैश इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, क्या रिप्लाई करोगी? एटम, मॉलिक्यूल, आयन या मॉलिक्यूलर आयन? अब देखो ये वाले ऑप्शंस, फॉर एग्जांपल आपके पास ये 4 शुरू की हेडिंग्स हैं, ये आ गई, तो क्या रिप्लाई देंगे हम? एटम, ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो क्या है? मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है ये बताओ, कोई डेफिनेशन है जहन में? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन ये किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है? ऑफ अ प्योर सब्सटेंस which can exist independently, ठीक है। मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बट एटम could not exist independently except for the noble gases, ठीक है। ये डेफिनेशन है, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशंस हैं, लेकिन इन डेफिनेशंस ही से आपके जो है बहुत सारे दफा जो है यही मार्क्स आपके लूज करवा देती हैं, तो अब ये अपने जहन में आपको क्लियर करना है, ठीक है। एक और बात इसमें, एक आप जल्दी से अपने पास लिखें, एटॉमिसिटी, ठीक है। एटॉमिसिटी, ATOMICITY, एटॉमिसिटी, ठीक है। इसके बारे में कुछ पता है? कभी सुना है ये? देखो, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज इट्स एटॉमिसिटी, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं ये उसकी एटॉमिसिटी है। फॉर एग्जांपल कोई मॉलिक्यूल हम लेते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल H2O, इसके अंदर कितने एटम्स हैं? रिप्लाई दो। 3, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई? 3, तो ये क्या कहलाएगा? ट्राई एटॉमिक, ठीक है। ये एक छोटी सी बात, ठीक है। फिर हम आते हैं, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, NH3 है, ठीक है, उसके अंदर कितने हैं? NH4 है, ठीक है। इस तरह से ये एटॉमिसिटी हो गई,
ठीक है, ये एटॉमिसिटी आपको थोड़ी सी याद रखनी है, मतलब ये कोई मुश्किल बात तो नहीं कि मैंने, बहुत मामूली सी बात थी, याद रखी जा सकती है। मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, इस तरह से होता है। एटॉमिसिटी ये हो गई। मॉलिक्यूल हमने पढ़ लिया, मॉलिक्यूल और एटम का डिफरेंस समझ आ गया, दोनों स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या था फर्क, कि वो केमिकली कंबाइन हो सकता है, ठीक है, और इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता। लेकिन मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बट इट इज ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, प्लस इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, ये बात आ गई, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम आयंस की तरफ, ठीक है। आयंस क्या होते हैं मालूम है? चार्ज्ड एटम्स। हाँ बिल्कुल, चार्ज एटम्स, ठीक है। चार्ज एटम्स बोले या चार्ज स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है, एक ही बात है। खैर, चार्ज एटम्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आयन। लेकिन ये चार्ज कैसे आता है? जब इनमें से कोई स्मॉल पार्टिकल निकल जाए, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, एक ही स्मॉल पार्टिकल निकल सकता है या आ सकता है, वो क्या है, मतलब इन जनरल रूल्स, ठीक है। अगर हम रेडियो एक्टिविटी वगैरह के हवाले से बात नहीं कर रहे, इन जनरल टर्म्स बात कर रहे हैं, तो एक ही पार्टिकल है जो निकलता या आता है, ठीक है। वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वही बाहर घूम रहा होता है, ठीक है। एटम के अंदर, एटम को अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में एटम की बात करें, तो एटम क्या है? इट इज कंप्लीटली फ्री स्पेस, ठीक है, विद अ मास कंसंट्रेटेड इन द मिडल ऑफ इट, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज मास कंसंट्रेटेड इन द मिडल ऑफ इट। और बाहर क्या घूम रहे हैं? नेगेटिव चार्ज इन द फ्री स्पेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री स्पेस। तो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस कैसे बनते हैं? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेगेटिविटी कम हो गई तो पॉजिटिविटी बढ़ गई और चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। ये क्या कहलाता है? केटाइन, ठीक है। इनकी एग्जांपल अमूमन कौन सी होती है? मेटल्स होते हैं, ठीक है। सारे मेटल्स कैसे होते हैं? केटाइन होते हैं और पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और केटाइन फॉर्म कैसे होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस से फॉर्म होता है, ठीक है। ये बात अपने पास जल्दी से नोट कर लो कि केटाइन इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं हम एनाइन की फॉर्मेशन की तरफ। ये सारी बातें बेटा एमसीक्यू से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? एनाइन के बारे में। तो एनाइन कैसा होता है? नेगेटिव आयन, ठीक है, इज कॉल्ड एनाइन, ठीक है। और ये कैसे फॉर्म होता होगा? डेफिनेटली उसका उल्टा होता होगा ना, ठीक है। किस तरह कि वहां पे क्या हो रहा था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, वहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वहां पे क्या था? एंडोथर्मिक। ये कैसा होगा? एक्सोथर्मिक, ठीक है, सही बताया आपने, ठीक है। अब इसके अंदर भी वही वाली बात आ जाती है, यूनी नेगेटिविटी या डाई नेगेटिविटी, ठीक है, इस तरह की बातें। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन बस अपने जहन में रखना, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हमें छोटी छोटी बातें परेशान कर देती हैं एग्जाम टाइम पे, ठीक है। इनको बहुत बड़ा समझने की जरूरत नहीं है, बैठ के रट्टे लगाने की नीड नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लिए, दैट्स इनफ। फिर हम आते हैं, अगला हमारा कॉन्सेप्ट हमने है जो है हमारे पास, वो है मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। मॉलिक्यूलर आयन के बारे में कभी सुना है? जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल होगा। हाँ, एग्जाम्पल दे सकती हो बेटा? कोई एग्जाम्पल है? जैसे SO3 माइनस। अच्छा, वो सारे जो होते हैं वो नेगेटिव आयंस कहला सकते हैं, ठीक है, उनको हम नेगेटिव आयंस में ही काउंट करते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर आयन थोड़ी सी डिफरेंट चीज है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर आयन क्या है आपके ख्याल में? मॉलिक्यूलर आयन, चलो मैं बता देती हूँ। देखो, मॉलिक्यूलर आयन जो होता है वो एक, इतनी हद तक बात सही है कि मॉलिक्यूल के लूज या गेन करने से जो है बनने वाला जो आयन है वो मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूलर आयन है ये बनता किस तरह से? ये अमूमन बनता है इलेक्ट्रॉन बीम अल्फा पार्टिकल के देने से, ठीक है, या एक्सरे के देने से, ठीक है, इसको पास करने से थ्रू अ गैस, ठीक है। जैसे आपको याद होगा मिथाइल आयन बनना, कार्बोनाइल आयन बनना, याद है? हमने जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी सेकेंड ईयर में, ठीक है, वहां पे पढ़ा था। फिर इसके बारे में एक बात और याद रखिए कि दुनिया में केटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस से ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? जो आप कह रही थी कि हाइड्रोक्सिल आयन या कार्बोनेट आयन या सल्फेट आयन, फॉस्फेट,
परमैंगनेट, मैंगनेट और जो है क्रोमेट, ये सारे हम इनको एग्जाम्पल किसकी रखते हैं, एनाइंस की, बट मॉलिक्यूलर आयंस आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट। ओके। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास जो है, हमारे पास जो हमने इनलिस्ट किया है यहाँ पर, वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है बता सकती हैं? कभी सुना है एटॉमिक मास के बारे में? वैसे तो बचपन से सुन रहे हैं। Atomic was the number of protons and neutrons. रिलेटिव एटॉमिक मास, अच्छा ठीक है, वो हो गया एटॉमिक मास आप कह रही हैं, ठीक है। और मास नंबर फिर क्या होता है? जल्दी से बताओ। Mass number भी number of protons and neutrons. Number of protons and neutrons. सही। देखो, एक जनरल स्टूडेंट के लिए ये बात कहना बिल्कुल सही है कि एटॉमिक मास और मास नंबर आर द सेम थिंग, बट अ गुड स्टूडेंट शुड नो दैट एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास एंड मास नंबर आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? ये बात याद रखना। अब क्या डिफरेंस है वो भी हमें मालूम होना चाहिए, बीइंग अ गुड स्टूडेंट, ठीक है? तो मास नंबर की वो असल में जो आपने डेफिनेशन दी ना बेटा, वो मास नंबर की डेफिनेशन है, ठीक है? वो मास नंबर की डेफिनेशन है कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद का जो सम है वो कहलाता है मास नंबर, ठीक है? ये डेफिनेशन किसकी है? मास नंबर की। अपने पास लिख लो, मास नंबर, जिसको आप ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, रिप्रेजेंट दोनों को ए से किया जाता है अमूमन, ठीक है, बट बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? तो मास नंबर क्या है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है? जबकि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? अब रिलेटिव एटॉमिक मास पे आते हैं, ठीक है? आपने देखा होगा, अपना सेकंड ईयर की बुक देखी थी आपने, उसमें जो है एक पीरियोडिक टेबल बना हुआ था। उस पीरियोडिक टेबल में एक खास बात थी, और वो ये थी कि उसमें हाइड्रोजन का मास लिखा हुआ था 1.008। ये 008 कहाँ से आया था? और ऑक्सीजन का मास लिखा होता 15.999। ये 0.99 कहाँ से आ गया? हमने तो हमेशा 16 पढ़ा है, ठीक है? यही है ना? तो ये कहाँ से आता है? देखो बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास में रिलेटिव का वर्ड जो है, ये रिलेशन बेसिकली हम बनाते हैं कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से, ठीक है? कार्बन 12 का 1/12 कितना हुआ? एक 1 ही हुआ बेसिकली, ठीक है? लेकिन वो जो 1 है उसको हम रिलेट करते हैं कि 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम। हम एक्चुअली कार्बन एटम को एज अ बार्ट यूज करते हैं। बार्ट देखा है आपने, तोलते हैं जब स्केल पे, ठीक है? तो एक साइड पे जो है आप एक हैवी वेट रखते हैं, ठीक है? तो वो वेट हमने रिलेटिव एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए क्या रखा है? कार्बन एटम, ठीक है? और दूसरी तरफ हम दूसरे एलिमेंट्स रखते हैं और दूसरे एटम्स रखते हैं और फिर उनको वेट करते हैं, ठीक है? यानी उनसे कंपेयर करते हैं, ठीक है? ये जो कंपैरिजन है, उसके थ्रू जो हमें मास मिलता है ना, हम उसे कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आइसोटोप्स की। जब हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास आया तो अब आइसोटोप्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है? देखो बेटा, पहले जमाने में जो है समझा जाता था कि जो है एक ही हम जो है बेसिक किसको रखते थे? मास नंबर को रखते थे, ठीक है? एटॉमिक मास को रखते थे। आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट वाज एटॉमिक मास, ठीक है? लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ पता चला कि दो बिल्कुल डिफरेंट किस्म के जो एलिमेंट्स हैं, दो बिल्कुल डिफरेंट किस्म के जो एटम्स हैं, ठीक है, उनका एटॉमिक मास सेम है, तो फिर आइडेंटिटी ऐसे सेम हो गई, ठीक है? तो उस वक्त पता चला कि एटॉमिक मास या मास नंबर नहीं होता, बल्कि एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन की तादाद जो होती है वो आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट होती है, ठीक है? और ये तब हुआ जब आइसोटोप्स दरियाफ्त हुए, ठीक है? जब हाइड्रोजन ही के डिफरेंट एटम्स मिले, ठीक है, और वो हाइड्रोजन ही के डिफरेंट एटम्स जो थे उनका मास नंबर डिफरेंट था। यानी कि एक प्रोटियम था जिसका मास नंबर 1, ड्यूटीरियम जिसका मास नंबर 2, ट्राइटियम जिसका मास नंबर 3 था, ठीक है? जबकि हम देखते हैं कि दूसरे एलिमेंट्स जो होते हैं जिनका मास नंबर जो है वो 4 है, जैसे हीलियम है, ठीक है? तो अब उससे रिलेशन किस तरह बन रहा होगा, ठीक है? तो मुख्तलिफ जो है इस तरह से जब
जो है दरियाफ्त होते गए मुख्तलिफ एलिमेंट्स। अब जैसे कार्बन ही है, कार्बन के कितने सारे आइसोटोप्स हैं, कार्बन के कार्बन 12 भी है, कार्बन 13 भी है, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का 14 भी है, 15 भी है, ऑक्सीजन के 3 है, 16 17 18, क्लोरीन का भी आपने पढ़ा होगा 35 37। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये क्या करते हैं कि ये आइसोटोप्स हैं। तो आइसोटोप्स को वैसे किस तरह डिफाइन किया जाता है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट that possess different masses but same atomic numbers are called isotopes। ठीक है, ये बस एक कॉन्सेप्ट है, दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, ये आगे काम जरूर आएगा आपके। ठीक है, अच्छा, ये जो फिनोमेना ऑफ आइसोटोपी है, यानी जो आइसोटोप दरियाफ्त किए थे, किसने किए थे? सबसे पहले सॉडी नाम के एक साइंटिस्ट ने किए थे, SODDY। ठीक है, ये बस आपके जहन में एक बात दे रही हूँ एक नॉलेज के लिए। ठीक है, ये अभी तक हमने क्या क्या बातें पढ़ ली, आइसोटोप्स के बारे में पढ़ लिया। फिर हम जा रहे हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स के हवाले से। ठीक है, एक मिनट, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। देखो बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मासेस आपको अभी इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। हाइड्रोजन का ये लिखा होता है, ऑक्सीजन का ये, नियॉन का ये। ठीक है, अब अबंडेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स दुनिया में डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का 1.00 वाला जो आइसोटोप है, यानी प्रोटियम जो है वो 99.9% होता है। ठीक है, यही बात इसकी अबंडेंस कहलाती है कि अबंडेंस ऑफ प्रोटियम इज दिस, और ड्यूटेरियम की अबंडेंस क्या है? 0.015%। ठीक है, ये बात जो है ये एक मामूली सी बात है, ये अबंडेंस है। अबंडेंस ऑफ अ सिंगल आइसोटोप जो है इस तरह से मालूम होती है। कुछ एलिमेंट्स के आपको याद रखने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का याद रखना होता है। ठीक है, क्योंकि आपके टेक्स्ट में भी गिवन है। ठीक है, ओके, तो ये हमेशा से आप क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, किसी फिर हम आते हैं एवरेज एटॉमिक मासेस पे। जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस लिखे हुए होते हैं फाइनल आपकी पीरियोडिक टेबल पे, वो कहाँ से मालूम होते हैं? ठीक है, वो किसी एक के साथ, किसी एक आइसोटोप के साथ ज्यादती करके नहीं बनाए जाते। ठीक है, एक के साथ के मैंने जो है, मुझे ड्यूटेरियम पसंद है, मैं ड्यूटेरियम का मास उठा के लिख दूं। ठीक है, मुझे कोई साइंटिस्ट कहेगा फिर मुझे ट्राइटियम पसंद है, मैं उसका लिख दूं। ऐसा नहीं किया जाता, बल्कि एवरेज, इनका एवरेज निकाला जाता है उनकी परसेंटेज की बेसिस पे। ठीक है, और फिर उनकी परसेंटेज की बेसिस पे उनकी एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट करके एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है, और फिर वो एवरेज एटॉमिक मास जो है वो लिखा जाता है आपके टेबल पर फाइनली। ठीक है, जैसे आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकती हैं, नियॉन का एक सैंपल है। ये वाली आपने जो है न्यूमेरिकल किया हुआ भी है, कहाँ पे? फिजिक्स में किया है। ठीक है, केमिस्ट्री में भी देख लीजिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन आया है हमारे पास? सैंपल ऑफ नियॉन इज फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ neon 20, neon 21, neon 22 in the percentages of 90.92%, 0.26%, 8.82% respectively. Calculate the fractional atomic mass of neon. ठीक है, ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास एक बात है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, सॉल्यूशन अब हम कर लेते हैं जल्दी से, कोई मसला ही नहीं है हमारे लिए। तो नियॉन 20 है, कितना है भाई, कितना परसेंट है, कितनी अबंडेंस की? 90.92%। मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख दो। ठीक है, इसमें ऐड करो किसको? नियॉन 21 है भाई, इसका कितना इसकी अबंडेंस कितनी है? 0.26% है। मल्टीप्लाई करो, ऐड करो। ठीक है, फिर नियॉन 22 की कितनी परसेंटेज है? 8.82% है। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो। ये सारी परसेंटेज थी ना, परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, तो डिवाइडेड बाय परसेंट, सेंट। ठीक है, परसेंट, जो आंसर आएगा वो ये आ गया। ठीक है, अब ये जो आंसर है, ठीक है, ये कैलकुलेट करना वगैरह जो है ये आपको हाथ से करना है। ठीक है, ओके, ठीक है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा जब आप हाथ से एक दफा कर लेंगे। ठीक है, एक दफा हाथ से इसको सॉल्व करो। ठीक है, फिर अगर कोई डिफिकल्टी हो तो मुझसे जरूर बोलना। ठीक है, अच्छा, एक और बात कि लंबी लंबी कहानियां देख के हरगिज कहीं पे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो अभी आपके समझाने के लिए, लेकिन जब आप एमकेट का पेपर सॉल्व कर रही होंगी तो आपको ये कहानियां तो नहीं लिख के दिखानी ना किसी भी टीचर को। ठीक है, आपको सिर्फ ये स्टेप्स याद होने चाहिए।
ये जो कैलकुलेशंस हैं कि ये कैलकुलेशंस आपने किस तरह करनी है, और इनको फटाफट 1 और 2 स्टेप्स में सॉल्व करके आपने आंसर दे देने हैं। ठीक है, ये तो खैर बहुत मामूली सा था एक क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन आपको ये आना चाहिए और ये याद भी रखना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने वापस अपने, अब एक छोटी सी बात किसके बारे में, मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होती है, कोई गैस कर सकती हो? कोई? नहीं, मुझे नहीं पता। चलो कोई मसला नहीं है, मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, देखो बेटा, मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होती है? मास स्पेक्ट्रोमेट्री कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस होते हैं ना, इसको नापने का एक टूल है। ठीक है, जिसको कहा जाता है स्पेक्ट्रोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, और ये जो स्पेक्ट्रोमीटर है इसके जरिए रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करने को के तरीके को कहा जाता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, सबसे पहले एस्टन ने बनाया था एक मास स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया था उसने। एस्टन ने मास स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया, याद रखना, ग्राफ बनाया था उसने। फिर एक साहब है डेम्पस्टर, DEMPSTER, डेम्पस्टर, उन्होंने मास स्पेक्ट्रोमीटर सबसे जो है बना दिया। ठीक है, बस इनके नाम याद रखने हैं। बाकी जो चीजें हैं ना, ये किस किस्म का होता है, ये आपने चैप्टर नंबर 12 फिजिक्स में एक चीज पढ़ी थी, याद है कुछ? एक जो है आपने इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था जिसकी पूरी सारी चीजें इसको आप डील कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, फिर उसके अंदर जो है आपने मास और E/M रेशो उससे किस तरह मालूम करते हैं, याद है? ये उसी तरह से उसी से रिलेटेड एक किस्म का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, फिर हम आते हैं अगली चीज पे। अभी हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लिए हैं। अच्छा, मैं बता दूं कि मेरे पास जूम की तरफ से आ रही है नोटिफिकेशन के 10 मिनट्स में आपकी जो है मीटिंग ऑफ हो जाएगी। ठीक है, रिमेनिंग टाइम मेरे पास 8:21 मिनट लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं जैसे ही ये 1 मिनट रहने लगेगा ना बेटा, तो मुझे ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ठीक है, आज के लिए हम ये करते हैं। फिर अगर व्हाट्सएप के हवाले से मेरी बात हो जाती है एमन से, तो फिर हम उससे पे कंडक्ट करते हैं। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मासेस के बारे में समझ आ गया? अच्छा, आप मुतमईन हैं? अभी तक जितनी बातें हुई हैं वो सब क्लियर हैं आपको? ठीक है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे आ जाओ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला मास या और मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये क्या होते हैं भाई? ये क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला जो एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम्स के रिलेटिव मासेस होते हैं। बिल्कुल, इनके रिलेटिव नंबर्स। ठीक है, जैसे अगर आप ग्लूकोज ले रहे हैं, उसका फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। ठीक है, और C6H12O6 में 6/12/6। ठीक है, तो इनका रिलेशन क्या हुआ? 1:2:1। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनता है? CH2O। ठीक है, ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है, और इनफैक्ट सारी शुगर्स का यही एम्पिरिकल फार्मूला है। ठीक है, जो बेसिक शुगर्स आती हैं हमारी। ठीक है, ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, और इंशाल्लाह हम भी जल्द स्टार्ट करेंगे। कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कल हम जो है सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, हम इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो मेरे ख्याल में और यही एम्पिरिकल फार्मूला जो है, इससे निकालेंगे जो आप मास, तो एम्पिरिकल फार्मूला मास होगा, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला से निकालेंगे वो मॉलिक्यूलर मास होगा। समझाने की कोई नीड्स तो नहीं है मेरे ख्याल में। ठीक है, ये मेरे ख्याल में आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो फिर मैं इस पे बहुत ज्यादा बहस नहीं करूँगी। ठीक है, फिर आते हैं मोल, मोलर वॉल्यूम और एवोगैड्रोस नंबर पे। ठीक है, मोल क्या होता है? मोल इज नथिंग बट मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ठीक है, किसी भी स्पीशीज का, चाहे वो मॉलिक्यूल हो चाहे वो एटम हो, ठीक है, उसका मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स क्या कहलाता है? मोल। लेकिन उस मोल के बारे में एवोगैड्रो ने हमें खास बात ये बताई थी कि हर मोल के अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज जो है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो सेम होता है, और वो कितना होता है? 6.02 into 10⁻23। एग्जैक्टली, ये कॉन्सेप्ट है मोल का। ठीक है, कि सिर्फ मास इन ग्राम्स को हम नहीं कहते मोल, बल्कि उस मास इन ग्राम्स के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होगा। यानी अगर मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन ले रही हूँ,
ठीक है। तो 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, अब हम ग्राम एटम की बात कर रहे हैं, या फिर मैं अगर बात करूंगी 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की, तो उसके अंदर 18 ग्राम वाटर होगा, ठीक है, और उसके अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्ट जो है मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, पार्टिकल्स क्या होंगे वहां पे, मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत मामूली आते हैं, तो फॉर्मूला आप जल्दी से लिख लो, ठीक है। एक फॉर्मूला हम जो है लिख लेते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज मोल, ठीक है, ये मोल हो गया, ठीक है। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर मालूम करने हो तो क्या फॉर्मूला होता है, Avogadro's constant into जी the mass into number of moles, ठीक है। क्लियर है वाली बात, हाँ, ये वाला हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अच्छा, मोलर वॉल्यूम क्या होता है, ये हमें चैप्टर 2 में काम आएगा ये कॉन्सेप्ट, तो ये भी हम जल्दी से स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। मोलर वॉल्यूम देखो बेटा, वो हमें बताते हैं साइंटिस्ट कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है, जो 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है, और ये चीज कहलाती है मोलर वॉल्यूम 22.414, ठीक है। यानी अगर 1 मोल H2 गैस ले रही हूँ मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो उसके अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, और जो है उसका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। लेकिन अगर उस पर टेम्परेचर और प्रेशर अलग बता दिया जाए, मुख्तलिफ बता दिया जाए, तो फिर मैं क्या लूंगी, फिर मैं PV = nRT से सॉल्व करूंगी, ठीक है, और फिर जो मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे मैं उसके हिसाब से सॉल्व करूंगी। क्लियर है, ठीक है। फिर हम स्टीशियोमेट्री पे बात करेंगे, लेकिन आज नहीं कर रहे, स्टीशियोमेट्री पे हम फिर कभी बात करेंगे, ठीक है, हमें बस टाइम भी थोड़ा सा कम आ रहा है, ठीक है। तो हम अगली अपनी चीज पे चलते हैं। अच्छा, क्या नाम है, एमन, क्या आप यहाँ पे मौजूद हैं? अच्छा, खैर, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं हम उस पे बात कर लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, आप मुझे बता सकती हो? अगर कोई चीज परसेंटेज में है, तो जो उसके एक्चुअल जैसे जो पॉइंट से पहले जो नंबर्स होंगे, पॉइंट से पहले वाले नंबर, अच्छा। देखो बेटा, होता ये है कि जो है ना, ऐसे सारे ऐसे नंबर्स जिनको आप कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर सकें वो सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। इसमें पॉइंट से पहले या पॉइंट से पहले के बाद होना हम डिफाइन नहीं करेंगे, बल्कि ये डिफाइन करेंगे वो नंबर्स जिनको आप कैलकुलेशन का हिस्सा बना सकते हैं। यानी कि अगर मैं एक्सपोनेंट में किसी नंबर को कन्वर्ट कर सकती हूँ, ठीक है, तो वो शामिल नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये 1.008 लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें पॉइंट की बाद 00 है, इसके अंदर अब मुझे बताओ 1.008 में कितने जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 है बेटा, 4 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान जो है ये जीरो आए, ये सारे शामिल होंगे, और 1.008 4 डिजिट्स हैं। अच्छा, मेरे पास अब जो है ना टाइम थोड़ा कम रह रहा है, ठीक है, तो मैं इस पे जो है इंशाल्लाह सही से जो बात करूंगी अब कल ही कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन ये जो 0.015 है, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसके अंदर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 और 5, 2 हैं बेटा, ठीक है, 2 हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है इसको मैं इधर और फिर इधर 1.5 तक ला सकती हूँ, ठीक है, और ये जीरो जो है मिट जाएगा, तो ये ऐसे जीरोस जो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जितने जो, और इसी तरह अगर 10 लिखा हुआ है मेरे पास या 20 लिखा हुआ है, तो इसको मैं इस तरह से कन्वर्ट कर सकती हूँ 1 × 10⁻1 या 2 × 10⁻1, जिस चीज को भी आप 10 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, जिसको भी एक्सपोनेंट बना सकते हो, वो फिर शामिल नहीं होता, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाती। अच्छा, आज की क्लास हमें यहीं पे एंड करना पड़ेगी, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर से। अगर हो सके मैं ये
पिक्चर ले सकती हूँ इसकी? मैं वैसे पीडीएफ वगैरह बना के भेजने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। ये जो है हाँ हम इस पे काम करेंगे, अगर हो सके तो इनको सॉल्व करना, नहीं तो इंशाल्लाह मैं कल जो है इस पे डिस्कशन प्रॉपर कराऊंगी। राउंडिंग ऑफ भी कल ओके। बताऊंगी और एक्सपोनेंट्स पे भी बात कल इंशाल्लाह हम करेंगे, ठीक है। और हमारा जो हाँ है फिर नसनीन, स्टिचोमेट्री की तरफ आएंगे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जी जी जी, जल्दी से, वो लेस मैं देन ये 1 कह रही मिनट। हूँ, आप अभी क्या इसके बाद एक और लिंक सेंड करके मीटिंग हाँ बिल्कुल कंडक्ट कर बिल्कुल, सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकती हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। भेज दूँ, आपको भेज दूँ? ठीक है, तो आप कर